हेलो फ्रेंड्स, तो बचे हुए जो टॉपिक्स थे उनकी महा मैराथन लेकर आए हम। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले जितने वीडियो जैसे आपने देखा था कई सारे ऑप्शन गलत होते हैं इजी नोट्स में। ठीक, कई लोग कह रहे होंगे इजी नोट्स से फंसेंगे नहीं, तो देखिए जिनको लग रहा है नहीं आएंगे तो वो ना देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, और जिनको देखना है, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि आगे की कंप्लीट करवा दीजिए, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, बाकी आपको टॉप 100 क्वेश्चन के मॉडल पेपर मिल रहे हैं, उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। 2 मॉडल पेपर हम डाल चुके हैं और एक आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई भी ऑप्शन जल्दबाजी में गलत टिक हो सकता है तो उसके लिए सॉरी, और उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा अगर आपकी जानकारी में है। ठीक, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो मॉडल पेपर हैं उनकी भी पीडीएफ। ठीक, तो अब बीच में हम जो है टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब टाइम आपका ख़राब नहीं होगा, हम सीधे जल्दी से जल्दी टॉपिक को फिनिश करने की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई? तो इसका करेक्ट जो विकल्प है ऑप्शन नंबर बी है, 17 अगस्त 1995। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मतलब NCERT की स्थापना पूछी गई है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 सितंबर 1961। और यहाँ पर NCERT से जैसा कि आपको पता होगा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कल आपको पता है इंडिपेंडेंस डे है, तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसके द्वारा हुई थी? तो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय उनके द्वारा। नेक्स्ट है 4 नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कितने संगठक हैं? तो कितने संगठक? 8 संगठक। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म्स पूछी जा सकते हैं इस टॉपिक की, तीनों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके कार्य कहाँ हैं? इसके कार्य हमने उसमें लिखवाए भी थे, है ना। तो यहाँ पर सभी कार्य होंगे, शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में केंद्र व प्रांतीय सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान को सलाह देना, शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण का अध्ययन करना, और देश में अध्यापक शिक्षा के विकास में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा ना सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है, NAAC का गठन कब हुआ? तो इसके गठन की बात करें तो 1992। 7 नंबर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 9 नंबर है, पूछा गया है संस्थानों को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? तो ये कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? 8 सीढ़ियों पर। फिर है इसका मुख्य एजेंडा पूछा गया है ना। NAAC का मुख्य एजेंडा क्या है? तो इसका मुख्य एजेंडा उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। दोनों यहाँ पर सही होंगे, A+B। 11 नंबर है, NCERT का मुख्यालय कहाँ है? तो NCERT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जो चीज़ यहाँ पर दी गई, इनके फुल फॉर्म, इनके मुख्यालय, इनकी स्थापना, ठीक है, ये सब चीज़ जरूर याद कर लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, एक आध क्वेश्चन जरूर। NCERT किस प्रकार का संगठन है? तो ये किस प्रकार का संगठन है? स्वायत्त शासी संगठन है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिलहाल ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 14 है, निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए की गई थी? तो NCERT की। NCERT में किसको सदस्यता प्राप्त है? तो किसको सदस्यता प्राप्त है? दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, या फिर भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता। तो यहाँ पर बात की गई है सदस्यता की। ठीक है, तो सदस्यता किसकी होगी? यहाँ पर भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष। तो यहाँ पर फिलहाल आपका डी करेक्ट हो सकता है ना, लेकिन ऑप्शन में हाँ ये डी ही होगा। ठीक है, तीनों सही होंगे। फिर है 16 नंबर, भारत के प्रत्येक राज्य का कितना प्रतिनिधि
NCERT में सदस्य होता है। तो NCERT में जो है इसमें ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1। 17 नंबर है NCERT में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करती है भारत सरकार? 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किस संस्था का प्रतिनिधि? तो ये NCERT का प्रतिनिधि होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है NCERT के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो बनेगा इसमें 17। ठीक है, नेक्स्ट है 20, NCERT निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? तो इसमें अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण, ये सभी कार्यक्रम ये संचालित करता है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट है 21, चीयर परियोजना किसने चलाया है? तो चीयर परियोजना की बात करेंगे तो NCERT ने चलाया है। देखिए आपका जो थर्ड पेपर हुआ है, फोर्थ पेपर, एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक थोड़ा सा ट्रिकी मामला है यहाँ पर। मान लीजिए आपने देखा होगा है ना, जहाँ परामर्श के क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ परामर्श के, जहाँ निर्देशन के वहाँ निर्देशन के 4-5 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक, तो उसमें अगर आपको नहीं पता है, अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन NCERT से रिलेटेड आए हैं और थर्ड और फोर्थ, मान लीजिए फोर्थ पता है, थर्ड, लेकिन बीच वाला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है और ऑप्शन में NCERT है, अगर नहीं भी कंफर्म है तो उसको NCERT टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछला पेपर आप खुद देख लीजिए, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक, मैंने जो बी वाली सीरीज सॉल्व कराई थी फिलहाल उसमें तो यही था, अदर में आपने लोगों ने देखा होगा, अगर है तो थोड़ा सा ये ट्रिकी तरीका हो सकता है आपके नंबर बढ़ाने का। भाई जो पता है उसको तो आप करेंगे ही करेंगे, जो नहीं पता है, अगर बीच में ऐसा कोई टॉपिक मतलब क्वेश्चन आ रहा है जो लगातार 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी टॉपिक से, चाहे वो NCERT हो, चाहे कोठारी आयोग हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, तो बीच से ऊपर नीचे अगर क्वेश्चन है तो आप बीच में उसको भी वही टिक कर सकते हैं, अगर आपको मतलब ये तरीका अपनाना है तो। ठीक है, मैंने जो बताया उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है NCERT ने किस कक्षा के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं? तो किस शिक्षकों हेतु? यहाँ पर 4 तथा 5 शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं। नेक्स्ट है 23, NCERT ने शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से किनकी स्थिति का अध्ययन कराया? तो किनकी स्थिति का? यहाँ पर बच्चों, शिक्षकों और यहाँ सबका होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 24 है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन परीक्षा आयोजित कराता है? तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन परीक्षा आयोजित कराता है? NCERT। 25 है निम्न में से किस संस्था का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? तो यहाँ पर NCERT करेक्ट होगा। 26 है NCERT ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस भाषा में ETV कार्यक्रम तैयार किए? तो किस भाषा में होगा? यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट। NCERT ने शैक्षिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कितनी ETV कार्यक्रम किए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 28, NCERT निम्न में से किसका प्रकाशन करती है? तो पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तक, शिक्षकों के लिए गाइडें, ये सभी प्रदान करती है NCERT। NCERT निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो कौन सी पत्रिका का? यहाँ पर इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर और स्कूल साइंस, ये इसकी पत्रिकाओं के नाम है। यहाँ पर विकल्प सभी बनेगा करेक्ट। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है NCERT द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्राइमरी शिक्षक किस भाषा में है? तो इसकी पत्रिकाएं जो हैं है ना, इनकी भाषाओं, भाई डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का ही तो फ़ायदा होता है। आप इसको भाई देखकर तुरंत डिस्क्रिप्टिव ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछला जो पेपर हुआ है पेपर थर्ड, ठीक है, सॉरी पेपर फोर्थ, उसमें आपने देखा होगा बुद्धि का जो लास्ट है व्यक्तित्व परीक्षण और बुद्धि वाले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन,
और फिलहाल वो टॉपिक मैं नहीं करवा पाया था व्यक्तित्व परीक्षण का, ठीक है, लास्ट के, क्योंकि आप ही में से कई लोग कह रहे थे इसमें से नहीं आते हैं, जबकि मैंने खुद देखा डिस्क्रिप्टिव के कई व्यक्तित्व परीक्षण के क्वेश्चन पूछे गए थे, डिस्क्रिप्टिव वाले इजी नोट्स में वो उपलब्ध थे, ठीक है। तो ये मत कहिए कि भाई कोई टॉपिक फंस सकता है इजी नोट्स का, कोई ना फंसे, वो बात अलग है, ठीक। तो लेकिन आपको ये पूरा आपका कंसेप्ट, पूरी डेट, ये सब क्लियर होंगी तभी आप, अब इसमें कोई भी पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पड़ता है, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, पासिंग मार्क्स ज़रूर इसमें आ सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा पासिंग मार्क्स का ना। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर है क्वेश्चन, NCERT द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्राइमरी शिक्षक किस भाषा में है? तो यह हिंदी भाषा में है, प्राइमरी शिक्षक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 31 है, NCERT द्वारा प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? तो यहाँ पर एक पत्रिका त्रैमासिक नहीं है, बाकी त्रैमासिक हैं, तो नहीं वाली हमें चूज़ करना है, तो वो है जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन। बाकी प्राइमरी टीचर, भारतीय आधुनिक शिक्षा, स्कूल साइंस, ये त्रैमासिक हैं। नेक्स्ट है 32, NCERT द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कौन सी पत्रिका त्रैमासिक है? तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कौन होगा? सभी होंगे, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस, इंडियन एजुकेशन, है ना। फिर 33 है, NCERT के कौन से विभाग वर्तमान में काम कर रहे हैं? तो कौन से काम कर रहे हैं यहाँ पर ये पूछा गया है। शिक्षा प्रशासन विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग, विज्ञान शिक्षण, या सभी? यहाँ सभी होगा। NCERT के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? सामाजिक, दार्शनिक और तुलनात्मक, सभी से संबंधित हैं। तो NCERT का टॉपिक फिनिश होता है और इसकी मतलब ये बना कब है ना, और इसके भाग क्या क्या हैं, कौन इसका मतलब सदस्य होता है कि नहीं होता है, फुल फॉर्म वगैरह, ये सब पूछी जानी बहुत महंगी, तो इनको तैयार करते रहिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, SCERT, ठीक है। तो डाइट जो काम NCERT केंद्र लेवल पर करती है वो इसका काम है राज्य स्तर पर। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर फुल फॉर्म सेम है, N और S का डिफरेंस रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। SCERT का पूर्ण रूप पूछा गया है यहाँ पर पहले क्वेश्चन में, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये वाला ऑप्शन बनेगा करेक्ट। नंबर 2 है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था पिछले पेपर में, है ना, किसी पेपर में 3rd या 2nd में पूछा गया था। SCERT के बारे में कब स्थापना हुई थी? तो 1981 यहाँ पर करेक्ट है। फिर SCERT की स्थापना, अब देखिए SCERT आपका है तो आप यूपी वाला जो SCERT उसकी पूरी छानबीन करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। UPSCR मतलब SCERT भाई हर स्टेट का अलग अलग होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यूपी वाले से रिलेटेड क्वेश्चन 100% बनेंगे, ठीक है। 3 नंबर है, SCERT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, शिक्षा के विकास में सहयोग देना। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी दिया गया है, राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, तो ये ऑप्शन इसमें वैसे समाहित हो जाएगा। और शिक्षा के विकास में सहयोग, तो यहाँ पर वैसे डी भी हो सकता है, ठीक है। तो डी आप इसको सारे करेक्ट मानकर चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग क्या हैं? तो इसके मुख्य विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारतीय भाषा विज्ञान और मानविकी, तो यहाँ पर करेक्ट डी वाला बनेगा। 5 नंबर है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय किस शहर में? तो यहाँ पर फिलहाल यूपी वाले के बारे में पूछा गया है ना, तो भाई किस शहर में है ये पूछा गया, तो ये लखनऊ में है। फिर है राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। फिर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर फिलहाल आप ऑप्शन सारे पढ़ लेंगे, डी सभी करेक्ट होंगे। हम बढ़ेंगे आगे। SCERT के निम्न में से कौन मुख्य विभाग हैं? तो मुख्य विभाग यहाँ पर श्रव्य दृश्य विभाग, विदेशी भाषा विभाग और पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन, ये सभी विभाग हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर है राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ, किसका एक विभाग है? तो ये किसका है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ये फुल फॉर्म में लिखा गया है, हो सकता है आपको शॉर्ट में भी लिख दिया जाए SCERT। 10 नंबर क्वेश्चन है,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के फिर कार्य पूछे गए हैं। तो विद्यालय शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, ये तो है ही। और आगे ऑप्शन देख लेंगे क्या है। पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना। तो सभी विकल्प बनेंगे सही। 11 नंबर है अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का कार्य किस संस्था का एक प्रमुख कार्य है। मतलब राज्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तो ये किसका है भाई? ये तो भाई होगा किसका? SCERT का ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट। फिर है 12 नंबर राज्य की जनसंख्या शिक्षा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था द्वारा। तो राज्य की जहाँ पर बात आए तो वहाँ पर आपका शिक्षा से संबंधित लगभग आपका यही होगा SCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 13 नंबर है राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति विवरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर परीक्षाओं का कार्य करने का विवरण जो है व्यवस्था करने का शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, वित्त मंत्रालय। कह रहे हैं राज्य में छात्रों के, तो यहाँ पर फिलहाल SCERT दिया ही है, तो यही वाला सही होगा विकल्प। 14 नंबर है भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया था। तो ए वाला ऑप्शन बनेगा 1885। 15 नंबर है देश के प्रत्येक जिले में, मतलब डाइट जो होता है ना, इसकी संस्था कितनी होती हैं। तो इनकी संस्था की बात करें तो मात्र एक ही संस्था जिले में होती है। 16 नंबर है डाइट के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर सभी कार्य हैं, पढ़ लेंगे एक बार आप। प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के योग्यताओं में सुधार करना, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की योग्यता में वृद्धि करना और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो फिलहाल प्राइमरी शिक्षकों की बात आए तो आपको डाइट इम्पोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। अगला टॉपिक है हमारा, ये फिनिश होता है टॉपिक नंबर 27, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सार्वभौमिकीकरण का अर्थ क्या होता है ना। तो सार्वभौमिकीकरण का अर्थ सबसे पहले पूछा गया है। सार्वभौमिकीकरण और सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण, तो सभी इसके अर्थ होंगे। ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट। नंबर 2 है शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का अर्थ। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का अर्थ क्या है। तो शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ग के आयु के सभी बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराना। तो देखिए मेन आंसर आपका यहाँ पर जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण, तो देश के हर बच्चे के लिए होगा, ठीक है, हर बच्चे को निःशुल्क एवं प्राइमरी शिक्षा। तो यहाँ पर वैसे सभी भी ऑप्शन में बन सकता है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी को उपलब्ध हर। अब यहाँ पर देखिए बच्चे की बात, यहाँ सभी को बात की गई है तो मतलब इसमें वृद्ध बूढ़े सब लोग आ जाएंगे, ठीक, इसलिए मेन ऑप्शन आपका बी वाला ही माना जाएगा। 4 नंबर है, सॉरी सी वाला, सी वाला 6 से 14 की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर इसका होगा हर बच्चे का मतलब क्या हो जाएगा। हर बच्चे का मतलब जो छोटे बच्चे उनको तो शिक्षा देना नहीं है, इसका अर्थ है ना, तो 6 से 14 वाला होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया। तो सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास जो प्रारंभ किया गया था देश की स्वतंत्रता से पहले या देश के स्वतंत्रोपरांत, स्वतंत्रोपरांत मतलब स्वतंत्रता के बाद में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय या सर्व शिक्षा अभियान से। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 4 नंबर है शिक्षा को सार्वभौमिक करने का प्रथम प्रयास किस अभियान को माना जाता है। सार्वभौमिक करने का प्रथम प्रयास, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका प्रथम प्रयास माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है किस आयु के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। तो आपको पता ही होगा, अभी ऊपर ही बात की हमने, 6 से 14 वर्ष। फिर है 6 नंबर
शिक्षा का सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया? तो इसका सार्वभौमिक करने का जो संवैधानिक प्रयास किया गया था 86वां संविधान संशोधन करके, जो 2002 में हुआ था, और इसी के अंतर्गत जो है क्या किया गया था, जो अनुच्छेद 21 था उसमें जोड़ा गया था। आगे ऑप्शन क्या है? 1994 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत करके संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में एक नया अनुच्छेद 21 जोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया पहला संवैधानिक प्रयास कब किया गया, तो है ना, तो यहाँ पर ए वाला बनेगा प्रयास करेक्ट। नेक्स्ट है, फिलहाल संबंधित ये सारे हैं, ठीक है, लेकिन मेन यही होगा आपका आंसर। 7 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और न्यूनतम शिक्षा स्तर, तो ये तो संबंधित है सार्वभौमिकरण से। मध्याह्न योजना जो मिड डे मील है ना, वो भी है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम ये भी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये भी संबंधित है। तो सभी विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई बनने वाले हैं। 8 नंबर प्रश्न है ए वाला, सब पढ़ें सब बढ़ें, यानी जो ऐसे देखिए शॉर्ट में लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, इसका फुल फॉर्म दे सकते हैं। तो किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया? मतलब सब पढ़ें सब बढ़ें, ये आपका ये टैगलाइन थी जब ये अभियान शुरू किया गया था। आप आज भी आप लोग देखते होंगे प्राइमरी स्कूल के बाहर लिखा होता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प ए वाला बनता है। नेक्स्ट 9 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ क्या हैं? तो स्कूलों का निर्माण कराया, जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ पर निर्माण करवाना था, या कक्षा में पेयजल की व्यवस्था करना था, कि कंप्यूटर शिक्षा पर बल, विद्यालय के अंदर शौचालय की व्यवस्था। तो यहाँ पर इन सब का जो है ये सब चीज़ें इससे सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व मध्याह्न योजना जैसी योजनाएं किस का कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई? तो क्या चीज़ें बढ़ावा देने के लिए लाई गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मध्याह्न योजना। तो यहाँ पर मध्याह्न योजना की बात हम कर चुके हैं शायद पिछले में, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? वैसे तो मध्याह्न योजना बच्चों का जो नामकरण मतलब नामांकन बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। तो यहाँ ऑप्शन क्या करा गया है? बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, या सरकार द्वारा किसी भी कार्य को बताने के लिए। तो यहाँ पर सार्वभौमिकरण का टॉपिक है आपका, यही बनेगा आपका करेक्ट विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो किसका है? भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए थे? तो बालकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए या अधिकाधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट करने के लिए। तो नामांकन बढ़ाना या आकृष्ट करना एक ही बात होगी। तो यहाँ पर ये वाला विकल्प सही रहेगा। 13 नंबर है, राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करती हैं? तो राष्ट्रीय बाल भवन की जो संस्था है किस लिए प्रोत्साहित करती हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए, उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार सृजनात्मक क्षमता तथा अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियां का परिशीलन करने के लिए। तो यहाँ पर ये होगा उनकी पसंद और सृजनात्मकता को यहाँ पर महत्व दिया गया है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना सभी जिलों में लड़कों के लिए, तो पहली बात तो ये लड़कों के लिए नहीं थी, गलत है, ठीक, आपको याद रखना है ये लड़कियों के लिए ही थी। दूसरा ऑप्शन है सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। अब तो ये अब आगे भी देख लेंगे, लड़के व लड़कियों दोनों भी गलत हो जाएगा इनमें से। तो करेक्ट विकल्प आपका मिल गया ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर है, शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन है बल्कि वह विचारों की जन्मस्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। ये कथन किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है?
तो किसका आधुनिकतम दृष्टिकोण है, ठीक है, ना कि प्राचीनतम ना मध्यकालीन। 17 नंबर है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बालक के नैतिक चारित्रिक विकास से तो सही होगा, सब में ही होगा, सर्वांगीण विकास में आ ही जाएगा, सामाजिक समायोजन विकसित करने में तो सभी होंगे करेक्ट। मान लीजिए ऐसे ऑप्शन यहाँ पर अगर ये ना दे तो आपका क्या होगा, मान लीजिए इसकी जगह एक और सही ऑप्शन ही दे दे, तब आप कैसे चूज़ करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको वो ऑप्शन चूज़ करना होता है जिसमें अन्य विकल्प समाहित हों, जैसे कि सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास में चाहे वो बालक का नैतिक विकास हो चाहे चारित्रिक विकास हो, सभी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर, सार्वभौमिक शिक्षा के कितने पक्ष हैं। तो जो सार्वभौमिक शिक्षा के पक्ष हैं प्रवेश, धारणा, प्रगति, ये सभी हैं। नेक्स्ट 19 नंबर है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना यह स्वीकार करती है, क्या स्वीकार करती है, जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए, ये तो सही है। सभी वर्गों को अलग अलग शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये गलत है, तो इसका मतलब पीछे उपयुक्त सभी भी गलत हो जाएगा। फिर प्राथमिक शिक्षा में धर्म, जाति का, मत का ध्यान, तो ये गलत है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 20 है राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, तो ये संविधान सभा के द्वारा कहे गए थे। चलिए 20 नंबर हो गया है, 21 की तरफ बढ़ेंगे। यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो हमारे भारत की कल क्या होगा, कल क्या यहाँ दुर्दशा होगी, है ना। देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य, और ये भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। तो यह किसने कहा था, यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में यहाँ पेज थोड़ा ये डल है तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, क्या लिखा है। तो 22 में आपका सार्वभौमिकरण निम्नलिखित बाधाएँ क्या हैं, सार्वभौमिकरण होने में क्या क्या बाधाएँ हैं वो यहाँ पर चूज़ करनी है। तो अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन ना करना, तो निगेटिव पॉइंट आया गलत। अपव्यय व अवरोधन, तो ये भी जो है एक बाधा ही है, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है बाधाएं हैं, मतलब ये भी बाधा है ये भी बाधा है, ठीक है, मतलब हैं दो, नहीं हैं की बात है, बाधा की बात। तो संसाधनों की कमी ये भी है, जनसंख्या में वृद्धि ये भी, तो सभी विकल्प यहाँ पर बनेंगे करेक्ट। अपव्यय तथा अवरोधन के कारण क्या हैं, तो इसके कारण क्या है, निर्धनता है, रूढ़िवादिता भी है, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक ना होना, तो सभी होते हैं अपव्यय और अवरोधन के कारण। संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है, तो एक नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर पूछा गया है कौन सा है, तो बालक के शारीरिक मानसिक विकास से संबंधित शिक्षा, या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान, या ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्वों की बात करी जा रही है, ठीक है, तो बालक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये इसका विकल्प बनेगा। नेक्स्ट है 25, अपव्यय अवरोधन के कारणों में नहीं है, तो 3 कारण हैं, एक नहीं है वो चुनना है। फिर कक्षाओं में बहुत भीड़ भाड़, तो ये अपव्यय और अवरोधन का कारण में से है। फिर है उपस्थिति में नेक्स्ट ऑप्शन है उपस्थिति में अनियमितता, और नेक्स्ट है विद्यालयों तथा बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों का अभाव, या पुस्तकीय शिक्षा पर बल, या फिर जनसंख्या वृद्धि। तो कौन सा कारण नहीं है अपव्यय अवरोधन का, देखिए ये सभी कारण हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कारण नहीं माना जा सकता। शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय हैं, तो क्या उपाय हैं सार्वभौमिक करने के।
जनसंख्या पर नियंत्रण करके सार्वभौमिक किया जा सकता है, प्रशासनिक व्यवस्था करके, आर्थिक सहायता देकर, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करके। तो करेक्ट विकल्प ए वाला बनेगा। 27 है अपव्यय का अर्थ क्या है। तो अपव्यय का अर्थ पूछा गया शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ देना, ये होता है करेक्ट, ठीक है। और अवरोधन अगर पूछे तो देखिए नीचे दिया भी गया है, उसमें क्या होता है, बालक जब एक ही क्लास में एक से ज़्यादा वर्ष तक जब पढ़ता है वो चीज़ होता है, डायरेक्ट शब्दों में कहें तो, ठीक है। तो अपव्यय क्या है, बिना मतलब शिक्षा पूरी किए छोड़ देना। तो 27 का यहाँ पर ए वाला बनेगा। 28 में देखिए क्या है, अध्ययनरत बालक को बीच से ही विद्यालय से हटा देना, ये गलत है। एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक बार रोका जाना, तो ये होगा अवरोधन का अर्थ। अवरोधन का मतलब क्या होता है, रोकना, तो उससे आपको पता चल गया होगा। 29 क्वेश्चन नंबर है, अपव्यय अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध है। तो ये किस शिक्षा का अवरोध है, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च, ये सभी का अवरोध हो, नहीं सभी का नहीं, मतलब ये उच्च का नहीं होता है, ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक का ही होता है। डी वाला करेक्ट बनेगा। अपव्यय अवरोधन से संबंधित कौन सी समिति है। तो अपव्यय अवरोधन से संबंधित कौन सी समिति है, हर्टांग समिति है इससे संबंधित। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होता है फिनिश। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, 28। तो अगला टॉपिक है 28, है ना, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम तेज़ी से देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा है, तो माध्यमिक शिक्षा है क्या है, +2 स्तर की शिक्षा, या फिर 9 से 12 तक की शिक्षा, या फिर 14 से 18 वर्ष के बालकों को प्राप्त होने वाली शिक्षा, या फिर सभी। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी बनेगा, 14 से 18 वर्ष हो, या कक्षा 9 से 12 हो, या +2 स्तर। +2 स्तर कौन सा, जो 10+2 होता है ना, तो इस 2 वाले की बात हो रही है। बाद में जो 3 होता है वो उच्च वाले का हो जाता है। नेक्स्ट है भारतवर्ष के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का काल है। तो भारतवर्ष के संदर्भ में जो माध्यमिक शिक्षा का काल है वो 14 से 18 माना जाता है। जैसे आपको पता है 6 से 14 जो हुआ वो प्राथमिक होगा, तो 14 से ऊपर ही रहेगा फिलहाल, जो माध्यमिक है वो 18 तक रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसे आप पकड़ सकते हैं कुछ भी। 30 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका जो व्यावसायीकरण है क्यों आवश्यक है, आर्थिक विकास के लिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर होंगे सभी विकल्प करेक्ट। 4 नंबर है, व्यावसायिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले पेपर में। व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड मतलब क्या है, आर्थिक रूप से ससंगत तकनीकी कौशल सीखना, या फिर कमाते हुए सीखना, या फिर स्वयं रोजगार के अवसरों सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना, मानवीय श्रम को गरिमा समझना। तो यहाँ पर बनेंगे सभी विकल्प सत्य। 5 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित आयोग हैं। तो मुख्य रूप से जो संबंधित आयोग कौन सा है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही, कौन सा माध्यमिक से संबंधित है, कौन सा प्राथमिक से। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ही नाम से ही पता चल रहा है ना, संबंधित है। कोठारी आयोग प्राथमिक से था, राधा कृष्णन आयोग उच्च शिक्षा से था ना, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 6 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का क्या महत्व है। तो यहाँ पर कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सही है, तकनीकी कुशलता व क्षमता के विकास के लिए। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। 7 नंबर है, शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए माध्यमिक स्तर ही क्यों सर्वोपरि है। तो ये क्यों है सर्वोपरि, भाई माध्यमिक शिक्षा को माना गया शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए, तो क्यों उपयोगी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही होंगे। बालक अधिक परिपक्व होते हैं, इस वजह से व्यावसायीकरण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, और बालक में चेतना भी विकसित होने लगती है इस वजह से। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 हो गया ना, 8 नंबर, माध्यमिक स्तर को कितने भागों में बांटा गया है। तो माध्यमिक स्तर को भागों की बात करें हम तो 2 भागों में बांटा गया है। 9 नंबर है, राष्ट्र का विकास किस बात पर निर्भर है। तो शिक्षा के व्यावसायीकरण पर, या पढ़े लिखे लोगों पर,
या देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने पर या कामकाजी लोगों पर। तो राष्ट्र विकास की बात कर रहा है, तो राष्ट्र विकास पढ़े लिखे लोगों पर ही निर्भर करेगा। 10 नंबर है, शिक्षा के व्यावसायीकरण द्वारा किस प्रकार के समाज की रचना की जा सकती है। तो किस प्रकार के एकीकृत एवं समतापूर्ण समाज की रचना करी जा सकती है इसके व्यावसायीकरण से। 11 नंबर है, व्यावसायीकरण के माध्यम से हम शिक्षा को किससे जोड़ सकते हैं। तो शिक्षा को हम उत्पादन से जोड़ सकते हैं, या उद्योगों से, या कृषि से, या रोजगार से। तो व्यावसायीकरण के माध्यम से हम शिक्षा को, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको सही सब लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ उत्पादन तीनों चीज़ों से संबंधित है, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे रोजगार। तो विकल्प ए बनेगा यहाँ पर। 12 नंबर है, व्यावसायीकरण के माध्यम को, 11 है, व्यावसायीकरण के माध्यम को जो है हम शिक्षा को किससे जो 11 हो गया 12, शिक्षा के साथ उत्पादन जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो शिक्षा और संस्कृति के मूल अंग के रूप में विज्ञप्ति, या फिर सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव, या उद्योग कृषि व्यापार की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए शिक्षा का व्यावसायीकरण, या उच्च स्तर पर कृषि विकास शिक्षा अनुसंधान में। तो यहाँ पर सभी में होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए उद्योग ने जो कल्पना की थी उसके अनुसार क्या है। तो यहाँ पर उसके अनुसार पूछा गया है। 8 में 10 तथा 20% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो, कक्षा 11 में 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की जाए। तो यहाँ पर सी दोनों सही होंगे, ए और बी। 14 नंबर है, शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का दायित्व किसे सौंपा था। तो जो शिक्षा आयोग था उसने किसे सौंपा था, इसे संघ सरकार को। 15 नंबर क्वेश्चन है, हम कार्यानुभव को विद्यालय, घर, धर्म, कार्यशाला, खेल, फैक्ट्री व किसी अन्य उत्पादक कार्य सहयोग देने के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यह किसने कहा था, ये शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था। 16 नंबर है, आयोग ने शिक्षा निम्नलिखित स्तर पर कार्यानुभव लागू करने की बात कही। तो प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च, आयोग ने शिक्षा जो है निम्नलिखित स्तर पर कार्यानुभव लागू, तो यहाँ पर सभी होगा, तीनों स्तर। 17 नंबर प्रश्न है, कार्यानुभव का आधार क्या है। तो विद्यार्जन या धनार्जन, ये दोनों। तो कार्यानुभव का आधार है दोनों, विद्या के साथ साथ धन का अर्जन, या धन के साथ साथ विद्या का अर्जन। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर है, व्यावसायीकरण के उपयोग से होने वाली उपलब्धियां कौन सी हैं। तो इसके साथ होने वाली उपलब्धियां रोजगार एवं शिक्षा का सीधा संबंध हो जाएगा, व्यक्ति जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर होगा, देश के आर्थिक स्थिति में सुधार, या जनशक्ति योग्य कुशल होगी। तो यहाँ पर बनेंगे सभी विकल्प करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर, कार्यानुभव का आधार है। तो कार्यानुभव का आधार क्या है, विद्यार्जन, ये हो चुका ना। 18 नंबर व्यावसायीकरण के लिए ये भी बता दिया है। 19 नंबर है आपका, आचार्य राममूर्ति ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के बारे में निम्न सुझाव दिए, मतलब क्या क्या सुझाव दिए हैं। पहला ऑप्शन है, छात्रों के व्यावसायिक विषयों में से अपनी रुचि का विषय चुनने की छूट, ये सुझाव दिया था। अनौपचारिक रूप से भी व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये भी दिया था सुझाव। विविध तथा प्रविधिक तथा प्रबंध शिक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाएं, तो ये भी सही था। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समिति ने मांग के आधार पर किस प्रकार के विषयों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। तो राष्ट्रीय जो समिति थी किस प्रकार के विषय, सेक्रेटरियल, प्रशिक्षण, कैटरिंग, तकनीकी, बागवानी, कृषि। तो आगे देखेंगे, ये तो सही है। या फिर व्यापार एवं वाणिज्य के सिद्धांत एवं अभ्यास, फल संरक्षण, ये भी है। पौष्टिक आहार, भोजन बनाना, मेंटेनेंस में मैकेनिक का कोर्स, ये भी सही है, मेंटेनेंस और मैकेनिक।
चिकित्सालय और प्रयोगशाला तकनीक ड्रेस बनाना, तो यहाँ पर सभी की सिफारिश करी गई थी शिक्षा समिति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की। तो जो माध्यमिक शिक्षा को उसको व्यवसायोन्मुख बनाने के लिए किस वर्ष योजना लागू की थी? 1998 में। चलिए अगले टॉपिक हमारा होता है फिनिश। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ा है और विद्यालयों में ठहराव में सफलता भी मिली है? तो यहाँ जो सर्व शिक्षा अभियान था उसकी वजह से ऐसा हुआ था। फिर है, सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसको स्वीकृति कब प्रदान करी गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए बनेगा 12/11/2009 स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है थर्ड, सर्व शिक्षा अभियान को किस संस्था द्वारा स्वीकृति प्रदान करी गई थी? तो किस संस्था द्वारा स्वीकृति प्रदान करी गई थी? प्रोजेक्ट बोर्ड द्वारा। ठीक है, ये वाला सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा को, या फिर उपरोक्त किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को इसमें शामिल किया गया था, बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान को दूसरे चरण को किसकी पूर्ति के लिए आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर सभी है अब तक प्रवेश लेने वाले बच्चों को समस्याओं को दूर करने, उन्हें प्रवेश दिलाने, प्रवेश ना लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाने, उन्हें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु, माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने के पहले ही विद्यालय छोड़ देने, बच्चों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक विद्यालय न छोड़ने हेतु, तो मतलब ये सभी यहाँ पर करे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 6 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया उनमें कौन कौन शामिल हैं? तो उनमें कौन से शामिल थी? यहाँ पर योग्य अध्यापकों की नियुक्ति शामिल थी, अध्यापकों के लिए सेवारतकाल प्रशिक्षण भी था, इनमें से आने वाले अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना भी था। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी वाला बनेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई? तो वो कौन सा अभियान था? सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर, किस अभियान के तहत गांवों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए 300 रुपये प्रतिमास प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया था? तो किस में किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। फिर 9 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण की सफलता से प्रभावित होकर सर्व शिक्षा अभियान तीसरा चरण कब प्रारंभ किया गया था? तो तीसरा चरण अधिक विकासशील राज्यों में और पिछड़े राज्यों में प्रारंभ किया गया था। तो पहला चरण था, दूसरा चरण, अब तीसरे चरण की बात करी गई है। तो तीनों चरण की आपको पता होनी चाहिए कब कब लागू किए गए, किस उद्देश्य से लागू किए गए थे। 10 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान में आने वाले सभी राज्यों में कितने अधिकारियों की नियुक्ति व्यवस्था करी गई थी? तो यहाँ पर 35 सही होगा। 11 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान में कुल कितने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था? तो उस वक्त प्रावधान जो किया गया था वो यहाँ पर 652 करोड़ रुपए। 12 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान के तीसरे चरण में मुख्य ध्यान किन बिंदुओं पर दिया गया था? तो मुख्य ध्यान नए विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 के लिए 2-2 सेक्शनों हेतु 4 कमरों की व्यवस्था करना सही है।
अब प्रत्येक अपग्रेड विद्यालय में एक सेक्शन के लिए 2 लाख रुपए अनुदान देने की, अपग्रेड विद्यालय में 2 सेक्शन के लिए 4 लाख रुपए अनुदान देने की। तो यहाँ पर बनेंगे सभी विकल्प करेक्ट। 30 नंबर है, योजना बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े तथा अग्रणी कुल कितने राज्यों में नए सर्व शिक्षा अभियान की स्वीकृति दी थी? तो यहाँ पर 7 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य है? तो शिक्षा के क्षेत्र में केरल, पंजाब, तमिलनाडु ये सभी विकसित राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 15 नंबर है, शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य कौन सा है? तो अविकसित मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये सभी अविकसित राज्य हैं। डी वाला यहाँ पर सही बनेगा। 16 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 7 विकसित राज्यों के लिए किन किन विषयों पर ध्यान जो है आकर्षित किया गया है? तो किस पर ध्यान आकर्षित किया गया? पाठ्यक्रम में सुधार, विद्यालय व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, कक्षों में सुधार, परिवर्तन। तो सभी सुधार यहाँ पर किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 17 नंबर है, योजना बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान संचालन हेतु निर्देश दिए। तो यहाँ पर कुल खर्च के लिए अनुमन्य राशि 30% से अधिक, टूट फूट एवं सुधारात्मक कार्यों पर खर्च न किया जाए, नए विद्यालयों में 2 कमरे बनाने की अनुदान राशि दी जाए, दूर दराज के अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवासीय सुविधा हो। तो यहाँ पर ये सभी सही हैं। 18 नंबर है, 2009 में राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन की भागीदारी में आरंभ में कौन मौजूदा चारों योजनाओं का आधुनिकतम संस्मरण कौन सा है? तो RMS करेक्ट विकल्प है। नेक्स्ट चलिए टॉपिक पर बढ़ते हैं हम। टॉपिक नंबर 30, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, चलिए जल्दी से फिनिश करेंगे। आपके टाइम को देखते हुए टाइम काफ़ी कम है। शिक्षा का निजीकरण एवं वाणिज्यिकरण। तो यहाँ पर चलिए बढ़ेंगे। थोड़ा सा पेज यहाँ पर डल है, क्वालिटी बढ़ा लेना है ना। फिलहाल हम पढ़ते जा रहे हैं जितना मुझे समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के निजीकरण का अभिप्राय क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देने से या सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए पूर्णतया बंद कर देने के लिए? तो गलत है, यहाँ पर ए वाला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्षेत्रों की बात करेंगे तो गलत ही होगा। ए वाला सही बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निजीकरण से वृद्धि होती है, किसकी होती है? निजी क्षेत्र की भूमिका में, निजी क्षेत्र के महत्व में, A+B दोनों में। तो यहाँ दोनों होगा, निजी क्षेत्र की भूमिका में भी और निजी क्षेत्र के महत्व में भी। 3 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्योग को निजी क्षेत्र का हस्तांतरण करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? निजीकरण ही कहलाता है। 4 नंबर है, संकुचित अर्थ में निजीकरण से अभिप्राय क्या है? तो संकुचित अर्थ में बात करेंगे तो सार्वजनिक उद्यमों का सार्वजनिक स्वामित्व, यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। सार्वजनिक उद्योगों का निजी स्वामित्व, निजी उद्यमी का सार्वजनिक स्वामित्व या कोई नहीं। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। फिर है 5 नंबर, विस्तृत अर्थ में निजीकरण का अर्थ है। तो विस्तृत अर्थ में अगर हम बात करें निजीकरण की, तो सार्वजनिक क्षेत्र में स्वामित्व का निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंध तथा नियंत्रण किया गया जाना, या फिर सार्वजनिक क्षेत्रों के स्वामित्व का निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंप जाना, या निजी क्षेत्र में उद्यमों का राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट है। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन, विस्तृत अर्थ में निजीकरण का अर्थ क्या हो? निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है, यह उसका प्रबंध करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो बारदौली तथा जॉन लिंस के द्वारा दी गई है। 7 नंबर है, निजीकरण में अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसका फलस्वरूप सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण वाले कार्य, क्रियाएं, परिस्थितियां,
परिसंपत्तियां या संगठित पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी गैर सरकारी संगठन का हस्तांतरित हो जाते हैं। परिभाषा फिलहाल है ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, J.L. गुडरीच। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। निजीकरण को अपनाया जा सकता है पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, पूर्ण या आंशिक दोनों रूप से, या उपरोक्त में से किसी नहीं। तो ये दोनों तरीके का निजीकरण अपनाया जा सकता है। 9 नंबर है, निजीकरण प्रक्रिया को की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन करना, तो ये तो इसकी विशेषता है। चलिए आगे देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की निजी क्षेत्र की बिक्री, ये भी सही है। यहाँ पर सरकारी उद्योग, सूक्ष्म सरकारी उद्योग है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल सभी विकल्प करेक्ट हैं। 10 नंबर है, वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। तो 3 है। सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग है तो कौन से हैं, अणु ऊर्जा, अणु खनिज या रेलवे। तो यहाँ पर सभी हैं। फिर है 12 नंबर, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रधानता थी किसकी, निजी की या सार्वजनिक क्षेत्र की या मिश्रित क्षेत्र की थी या उपरोक्त सभी की थी। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प करेक्ट है। 13 नंबर है, सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों का विनिवेश करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया था। कब किया था ये पूछा गया है। तो 1992 में रंगराजन समिति गठन किया गया था उद्यमों के शेयर का विनिवेश करने के लिए। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत में शिक्षा के निजीकरण के मुख्य कारण क्या है। तो शिक्षा का निजीकरण जो है उसका कारण क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विघटन, सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता, अनार्थिक कीमत नीति या सभी। तो यहाँ पर सभी होंगे इसके कारण। 15 नंबर है, निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निजीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों की कार्य क्षमता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ये सही है। लाभ की बढ़ोतरी करना, सही है। उद्योगों की कार्य क्षमता में सुधार, ये सभी यहाँ पर सही हैं। 16 नंबर है, निजीकरण से होने वाली मुख्य लाभ हैं, कार्यकुशलता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, अर्थव्यवस्था का या वैश्वीकरण। तो यहाँ पर बनेंगे सभी विकल्प सही। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, निजीकरण में होने वाली मुख्य हानियाँ हैं। तो कौन कौन सी हानियाँ हैं, औद्योगिक रुग्णता, सामाजिक कल्याण का अभाव या वर्ग संघर्ष। तो यहाँ पर बनेंगे डी वाला, देखिए 17 में दिया गया सभी विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा परीक्षा सुधार, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ तो समझ में आ रहा है क्लियर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। बाकी वैसे भी भाई बालक का विकास करना है, बालक को साक्षर बनाना भी है, बालक को सरकारी नौकरी। अब यहाँ पर ये तो वैसे नहीं होगा, जरूरी नहीं इसका उद्देश्य यही है। तो फिलहाल सर्वांगीण की बात है, इसमें सभी विकल्प समाहित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरीके से करेक्ट बनने वाला है ना, बी सही है यहाँ पर। सेकंड है, बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है। तो जो सर्वांगीण विकास प्रकट होता है उसके व्यवहार से या उसके कार्य से या उसके विज्ञान संबंधी ज्ञान से या उसकी सभी बातचीत से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, उसका जो सर्वांगीण विकास है उसके व्यवहार से प्रकट होता है। 3 नंबर है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, कार्यखंड को मापने वाली, प्रतिदिन के कार्य को प्रदर्शित करने वाली है सभी। तो यहाँ पर सभी नहीं है, ए वाला है। मूल्यांकन क्या है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा सुधार आवश्यक है। क्यों आवश्यक है परीक्षा सुधार। समाज की बदलती आवश्यकताओं के कारण, विचारधाराओं में बदलाव के कारण, या दोनों, या समाज की बदलती आवश्यकताओं, विचारधाराओं तथा शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने। अब देखिए इस विकल्प में ये दोनों ऑलरेडी समाहित है ना पूरी तरीके से, तो डी वाला यहाँ पर विकल्प बनेगा करेक्ट। 5 नंबर प्रश्न है,
परीक्षा सुधार की आवश्यकता को जन्म देने वाले मुख्य कारण क्या हैं? तो इसको जन्म देने वाले मुख्य कारण समाज की बदलती आवश्यकताएं, प्रतिभा विकास के लिए, छात्रों के वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए, सभी। तो यहाँ पर बनेगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुधार हेतु क्या सुझाव दिए गए? तो अवसर तथा आत्मपरकता के अतिशय तत्व के समाप्त करना, कंठस्थीकरण को निरुत्साहित करना, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर, या सभी। तो इसमें सभी चीज़ पर सुधार के सुझाव दिए गए। 7 नंबर प्रश्न है 7 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा सुधार हेतु किन बातों पर जोर दिया गया? तो परीक्षा सुधार हेतु जोर दिया गया किन बातों पर? परीक्षा संचालन में सुधार, शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया कारगर प्रयोग, ये दोनों सही हैं। शैक्षिक सामग्री तथा प्रक्रिया विधि में सहगामी परिवर्तन को लागू करना, ये भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए किस वर्ष कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो कार्यान्वयन किया है 1992 में। नेक्स्ट है 9 नंबर, परीक्षा सुधार के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने वाली अंतर संस्थात्मक समिति में संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, मतलब NCERT, या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बनेगा उपरोक्त सभी। 10 नंबर है, राष्ट्रीय परीक्षा सुधार फ्रेमवर्क में शामिल किए जाने वाले मुख्य बिंदु क्या हैं? तो मुख्य बिंदु की बात करें, प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक या उच्च, तो यहाँ पर बनेंगे सभी विकल्प। फिर है 1992 की परीक्षा सुधार कार्य योजना के मुख्य अंग थे। तो मुख्य अंग क्या थे? प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर या सभी स्तरों के लिए एक समान कार्यनीतियाँ, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी होगा सही। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे 12 नंबर की तरफ। लिखित परीक्षाओं में सुधार के अंतर्गत आती है। तो सुधार के अंतर्गत क्या आती है? प्रश्नों तथा उनकी रचना में सुधार, प्रश्न पत्रों में सुधार, अंकन विधि में सुधार। तो सभी सुधार यहाँ पर इसके अंतर्गत आएंगे। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर बनेगा सही। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मौखिक परीक्षाओं में सुधार हेतु किन बातों पर ध्यान देने आवश्यक है? तो मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा मापी जा सकने वाली योग्यताओं तथा विषय वस्तु की पहचान, या उक्त योग्यताओं के मापन हेतु मौखिक परीक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, या मौखिक परीक्षा की वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना। तो डी वाला विकल्प बनेगा यहाँ पर सही। 14 नंबर क्वेश्चन है, सतत आंतरिक मूल्यांकन किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो किन सिद्धांतों पर आधारित है? शिक्षण प्रदान करने वाला व्यक्ति ही मूल्यांकन करे, या मूल्यांकन कार्य सत्र के अंतर्गत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान विभिन्न अंतरालों पर लगातार होता रहे, या ए बी दोनों, या उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए विभिन्न अंग हैं। तो सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए जो विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? क्लास तथा क्विज टेस्ट, होम असाइनमेंट, परिस्थिति या उपस्थिति तथा साक्षात्कार, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बनेगा उपरोक्त सभी। जो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, तो सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग किन देशों में सफलतापूर्वक किया गया? तो किन देशों में? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, या सभी। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही होंगे तीनों देशों में। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर टॉपिक आपके होते हैं फिनिश, और बात एक ध्यान से सुनिए, आपका पेपर जो कि लास्ट बचा हुआ है ना, और इसको जो है अच्छे से दीजिए आप लोग। और क्योंकि 3 पेपर हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पर देखिए हम आपको
एक मॉडल पेपर कोशिश करेंगे कल प्रोवाइड करने की, अगर हो जाता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वेट करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा और पेपर हो जाने के बाद ध्यान से सुन लीजिए, आपको टेट या सी टेट, यूपी टेट या सी टेट दोनों की तरफ बढ़ना है आगे। तो उसकी तैयारी के लिए मतलब तुरंत लग जाइए, क्योंकि टेट सी टेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आपको उसकी तैयारी पहले से ही अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। फ़िलहाल पासिंग मार्क्स आपको पता होगा। टेट के बारे में या सी टेट के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो हम आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। और इसके अलावा आपका जो इसमें जो प्रैक्टिकल मार्क कितने मिलेंगे, किस बेस पे मिलेंगे, नोटिस आई है, उसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिस पर मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश, सही जानकारी देने की करूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल जैसा भी ये वीडियो लगा हो, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ भी बता के फीडबैक देकर, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो कल है इंडिपेंडेंस डे, उसकी ढेर शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और कोशिश रहेगी कल एक और मैराथन या 100 MCQs आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।